स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 27 जून 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल है कि आपको केडीबी लाइव में क्या कमी लगता है और क्या बदलाव होना चाहिए। जो भी आपको कमी लगता है, जो भी आपको दिक्कत परेशानी हो रही है खबर देखते हुए, तो जरूर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या आपको कुछ परेशानी हो रही है, हाँ या ना। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हो रही है तो भी बताइए, नहीं हो रही है तभी तो भी बताइए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। सबसे पहले आज बात करेंगे फॉरबिसगंज में मुहर्रम के ताजिया जुलूस पर पत्थरबाजी, बवाल में कई घायल, भगदड़ जैसी हालात। दरअसल बात है कि बिहार के अररिया जिले के फॉरबिसगंज में मुहर्रम के ताजिया जुलूस के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई जब कुछ असामाजिक तत्वों ने जुलूस पर पत्थरबाजी कर दी। घटना के बाद विभिन्न आखिरों के लोगों के बीच भी मारपीट और फिर लाठी डंडे चलने लगे, जिससे मौके पर भगदड़ जैसी हालात बन गए। इस बवाल में करीब आधा दर्जन लोगों के घायल होने की खबर है। जी हाँ, जानकारी के अनुसार जुम्मन चौक से निकला ताजिया जुलूस जब रेलवे स्टेशन के पास पहुंचा तभी पथराव शुरू हो गया। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और फिर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया गया। इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करके जुलूस को आगे बढ़ाया गया। फिलहाल इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और फिर पूरे मामले की जांच की जा रही है। सिर्फ 1 रुपए में 15 एकड़ जमीन बिहार सरकार ने किसे और क्यों दी इतनी बड़ी सौगात। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने मुंगेर जिले के तारापुर में स्थित करीब 15 एकड़ जमीन मात्र 1 रुपए में लीज राशि पर ईशा फाउंडेशन को देने का फैसला किया है। ये जमीन धार्मिक, संस्कृत और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दी गई है। सरकार का मानना है कि इससे क्षेत्र में पर्यटन बढ़ेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। जैसे सरकार के अनुसार इस जमीन पर एक आधुनिक, अत्याधुनिक एवं सांस्कृतिक केंद्र विकसित किया जाएगा, जिससे देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। इसके साथ ही स्थानीय व्यापार, होटल, परिवहन और फिर अन्य सेवाओं को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। वहीं पर यह जमीन बिक्री के लिए नहीं बल्कि प्रतीकात्मक 1 रुपए की लीज पर दी गई है। सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य राज्य में धार्मिक, पर्यटन और फिर क्षेत्रीय विकास को गति देना है। हालांकि इस निर्णय को लेकर के राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में जयमाला से ठीक पहले दूल्हे की अचानक बिगड़ी तबीयत, चली गई जान, घर में मच गया कोहराम। दरअसल बात है कि बिहार के पूर्वी चंपारण जिले से एक बेहद ही दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां पर शादी की खुशियां पल भर में मातम में बदल गई। जयमाला समारोह शुरू होने से ठीक पहले दूल्हे की अचानक तबीयत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि उसे तेज पेट दर्द और फिर बेचैनी की शिकायत हुई, जिसके बाद परिजन तुरंत उसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे। हालांकि डॉक्टरों ने जांच के बाद दूल्हे को मृत घोषित कर दिया। इस खबर के सामने आते ही शादी समारोह में मौजूद लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई और दोनों परिवारों में कोहराम छा गया। उस समय दुल्हन जयमाला के लिए पूरी तरह तैयार होकर के स्टेज पर दूल्हे का इंतजार कर रही थी, लेकिन कुछ ही देर बाद दूल्हे की जान जाने की खबर पहुंची तो फिर खुशियों का माहौल अचानक गम में बदल गया। शादी में शामिल रिश्तेदार और फिर मेहमान भी इस घटना से अस्तव्यस्त रह गए। परिवार के लोगों का रो रो करके बुरा हाल हो गया है और फिर शादी की सभी रस्में तत्काल रोक दी गई। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना वह भावुक हो उठा। प्रदीप शर्मा ने बनाया हेलीकॉप्टर ताजिया, गया में देखने वालों की लगती है भीड़। दरअसल बात है कि बिहार के गया जिले में मुहर्रम के मौके पर इस बार एक अनोखा ताजिया लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। स्थानीय निवासी प्रदीप शर्मा ने अपनी कला और मेहनत से हेलीकॉप्टर की आकृति वाला ताजिया तैयार किया है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। खास डिजाइन और फिर आकर्षक सजावट की वजह से ये ताजिया इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर ताजिया को तैयार करने में कई दिनों की मेहनत लगी है। इसे रंग बिरंगे लाइटें और फिर आकर्षक सजावट से सजाया जा गया है, जिससे रात के समय इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। मुहर्रम के जुलूस के दौरान बड़ी संख्या में लोग इस ताजिए को देखने और तस्वीरें लेने के लिए पहुँच रहे थे। वहीं पर स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल कुछ नया करने की कोशिश की जाती है, लेकिन इस बार का हेलीकॉप्टर ताजिया सबसे अलग नजर आ रहा है। इस अनोखी पहल की लोग जम करके सराहना कर रहे हैं। ताजा देखने वालों की लगातार भीड़ उमड़ रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ताजा को बनाने वाला प्रदीप शर्मा है, जो कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल पेश करती है। कैमूर में मुहर्रम पर दिखी गंगा जमुनी तहजीब, हिंदू समाज के लोगों ने बढ़ाया ताजियादारों का हौसला।
दरअसल बात है कि बिहार के कैमूर जिले में मुहर्रम के अवसर पर सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे की अनूठी मिसाल देखने को मिली है। नुआ बाजार के मेला मैदान में नुआओं, गैरा और फिर देउरा गांव के ताजियों का पारंपरिक मिलान हुआ, जहां पर बड़ी संख्या में दोनों समुदाय के लोग मौजूद रहे। इस दौरान हिंदू समाज के लोगों ने ताजियादारों का स्वागत करके उनका हौसला बढ़ाया और पूरे आयोजन में सहयोग देकर के गंगा जमुनी तहजीब की खूबसूरत तस्वीर पेश की है। मुहर्रम के इस आयोजन में खिलाड़ियों ने तलवार, बनेठी, बाना, गरासा और फिर लकड़ी के सहारे पारंपरिक करतब दिखाए, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मेला मैदान में जुटे। आयोजन की व्यवस्था शहीद आजम कमेटी की ओर से की गई थी, जहां पर सभी समुदाय के लोगों ने मिलकर के कार्यक्रम को सफल बनाया है। पूरे आयोजन के दौरान आपसी भाईचारा और फिर सामाजिक एकता का संदेश साफ तौर पर देखने को मिला है। प्रशासन की मौजूदगी में पूरे कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है। स्थानीय लोगों ने कहा है कि इस तरीके के आयोजन समाज में प्रेम, सद्भाव और आपसी विश्वास को मजबूत करते हैं। बिहार के समस्तीपुर में ताजिया जुलूस के दौरान बवाल, पुलिस टीम पर हमला, कई जवान घायल। दरअसल बात यह कि बिहार के समस्तीपुर जिले में मुहर्रम के ताजिया जुलूस के दौरान दो अलग अलग इलाकों में हिंसा भड़क गई। बताया जा रहा है कि जुलूस के दौरान पहले विवाद हुआ, जो देखते ही देखते पथराव और फिर लाठी डंडे की झड़प में बदल गया। जहां हालात बिगड़ने पर मौके पर अफरा तफरी मच गई और फिर लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हालात को नियंत्रित करने की कोशिश की। जानकारी के अनुसार जब पुलिस की टीम दोनों पक्षों को शांत कराने पहुंची तो फिर उपद्रवियों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया। जब इस हमले में कई पुलिसकर्मी और फिर अन्य लोग घायल हो गए। जब पुलिस अधिकारियों ने अतिरिक्त सुरक्षा बल बुलाकर के स्थिति पर काबू पाया और पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। फिलहाल प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील की है और फिर घटना की जांच शुरू कर दी है। उपद्रव में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है तथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी चल रही है, लेकिन एहतियातन के तौर पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती जारी है। आंध्र प्रदेश की फैक्ट्री से लौटे मजदूरों की मौत का सिलसिला जारी, पटना एम्स में मोहम्मद राजिक ने तोड़ा दम। दरअसल बात है कि आंध्र प्रदेश की एक फैक्ट्री में काम करने गए बिहार के मजदूरों की संदिग्ध बीमारी से मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्णिया जिला के कस्बा प्रखंड के जीएनगंज गांव निवासी 21 वर्षीय मोहम्मद राजिक का इलाज पटना एम्स में चल रहा था, जहां पर इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। शव गाँव पहुंचते ही पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण परिजनों को सांत्वना देने के लिए पहुंचे। इस घटना के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर के 5 हो गई है, जबकि 2 अन्य मजदूर अब भी गंभीर हालात में इलाजरत हैं। परिजनों का आरोप है कि मोहम्मद राजिक पिछले करीब 1 वर्ष से आंध्र प्रदेश की एक टेलकम पाउडर फैक्ट्री में काम कर रहे थे, जहां पर मजदूरों से असुरक्षित माहौल में काम कराया जा रहा था। उनका कहना है कि जब मजदूर घर लौटने की बात करते थे तो फिर ठेकेदार उनके साथ मारपीट करता था। करीब 2 महीने पहले गंभीर हालात में उन्हें घर लाया गया और फिर बाद में बेहतर इलाज के लिए पटना एम्स में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। इस मामले में पहले ही ठेकेदार, उसके सहयोगियों, फैक्ट्री मालिक और फिर प्रबंधन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। मृतक के परिजनों ने सरकार से आर्थिक सहायता और फिर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी सभी पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने और फिर गंभीर रूप से बीमार मजदूरों का सरकारी खर्च पर इलाज कराने की मांग की उठाई है। राशन कार्ड धारकों की लगी लॉटरी, अब हर सदस्य को मिलेगा 7 किलो मुफ्त राशन। सरकार ने कर दी बड़ी तैयारी। दरअसल बात है कि देश भर के करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत की तैयारी चल रही है। केंद्र सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना के तहत राशन वितरण के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्ताव के मुताबिक अब परिवार के हिसाब से नहीं बल्कि प्रत्येक सदस्य के आधार पर हर महीने 7 किलो मुफ्त राशन देने की व्यवस्था लागू की जा सकती है। हालांकि ये बदलाव अभी प्रस्तावित है और फिर इस पर सुझाव मांगे गए हैं। अंतिम फैसला अभी होना बाकी है। वर्तमान व्यवस्था में अंत्योदय परिवारों को हर महीने 35 किलो राशन मिलता है, चाहे परिवार में एक सदस्य हो या फिर 6। नए प्रस्ताव का उद्देश्य राशन वितरण में समानता लाना है, ताकि छोटे और फिर बड़े परिवारों के बीच मौजूद असमानता को कम किया जा सके। हालांकि प्रस्ताव के अनुसार किसी भी परिवार को अधिकतम 35 किलो राशन ही मिलेगा, यानी 5 से अधिक सदस्यों वाले परिवारों को अतिरिक्त अनाज नहीं मिलेगा। सरकार ने इस मसौदे पर 13 जुलाई तक आम लोगों और फिर संबंधित पक्षों से सुझाव और फिर आपत्ति मांगी है। सुझाव की समीक्षा के बाद ही यह तय होगा कि यह नया नियम लागू किया जाएगा या फिर नहीं। मानसून में बंद कर दे इन सब्जियों का सेवन, छिपे होते हैं टेपवार्म, मस्तिष्क में घुस सकता है डेंजरस कीड़ा, जाने नुकसान। दरअसल बात है कि मानसून के मौसम में हरे पत्तेदार सब्जियां और फिर कुछ कच्ची सब्जियों का सेवन करते समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार इस मौसम में नमी बढ़ने से सब्जियों पर बैक्टीरिया,
परजीवी और फिर टेम्पोवार्क के अंडे चिपके रह सकते हैं। यदि इन्हें बिना अच्छी तरह से धोए या फिर अध पका खाया जाए तो फिर शरीर में प्रवेश करके गंभीर संक्रमण का कारण बन सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि टेम्पोवार्क में लार्वा कुछ मामलों में शरीर के अन्य अंगों के साथ साथ मस्तिष्क तक भी पहुंच सकते हैं, जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। इसके अलावा दूसरी सब्जियां खाने से पेट दर्द, दस्त, उल्टी, बुखार और फिर पाचन संबंधित कई दिक्कतें भी हो सकती हैं। इसलिए मानसून के दौरान पालक, लेट्यूस जैसी पत्तेदार सब्जियों को अच्छी तरह से साफ करके और फिर पूरी तरह से पकाकर ही खाने की सलाह दी जाती है। डॉक्टरों की सलाह है कि बारिश के मौसम में हमेशा ताजी और फिर साफ सब्जियों का ही उपयोग करें, सेवन करें। सब्जियों को बहते पानी से अच्छी तरह से धोएं, जरूरत पड़ने पर नमक या फिर बेकिंग सोडा मिले पानी से साफ करें और फिर कच्ची सब्जियां खाने से बचें। थोड़ी सी सावधानी बरत करके मानसून में होने वाले संक्रमण और फिर परजीवी जनित बीमारियों के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। चंपत राय हो या फिर ममपत राय, अपराध करेंगे तो जेल जाएंगे। राम मंदिर चरावा चोरी मामले में बिहार से कड़क स्टेटमेंट। दरअसल बात है कि राम मंदिर चरावा चोरी मामले को लेकर के बिहार की राजनीति में भी बयानबाजी तेज हो गई है। जेडीयू की ओर से कड़ा रुख अपनाते हुए कहा गया है कि कानून सभी के लिए बराबर है। पार्टी के नेता ने साफ शब्दों में कहा है कि चंपत राय हो या फिर ममपत राय, अगर किसी ने अपराध किया है तो फिर उसे जेल जाना ही होगा। उन्होंने कहा है कि भगवान राम के नाम पर श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए चरावे में किसी भी तरीके की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये बयान ऐसे समय में आया है जब राम मंदिर चरावा मामले में जांच तेज हो गई है। जांच एजेंसियों ने इस मामले में कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। मामले में वित्तीय अनियमितताओं और फिर चरावे के कथित दुरुपयोग की जांच की जा रही है। हालांकि जांच अभी जारी है और फिर संबंधित एजेंसियां पूरे मामले की पड़ताल कर रही हैं। जेडीयू नेताओं का कहना है कि आस्था के नाम पर किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि यदि जांच में किसी भी व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो फिर उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वह कितना भी बड़ा पदाधिकारी या फिर प्रभावशाली व्यक्ति क्यों ना हो। इस बयान के बाद मामला राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार में नेट और फिर पीएचडी डिग्री वाले शिक्षक संभालेंगे डिग्री कॉलेजों में पढ़ाई की कमान, निर्देश जारी। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने बिहार के 9 पदस्थापित राजकीय डिग्री कॉलेजों में पढ़ाई की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किया है कि इन कॉलेजों में नेट और पीएचडी योग्यधारी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। इसका उद्देश्य नए कॉलेजों में छात्रों को अनुभवी और फिर योग्य शिक्षकों के माध्यम से बेहतर उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना है। जहां सरकार के निर्देश के अनुसार विश्वविद्यालय और फिर संबंधित कॉलेजों में कार्यरत नेट एवं पीएचडी डिग्रीधारी शिक्षकों की सूची यानी कि लिस्ट तैयार करके उन्हें आवश्यक के अनुसार नए डिग्री कॉलेजों में भेजा जाएगा। इससे लंबे समय से शिक्षकों की कमी से जूझ रहे कॉलेजों में नियमित पढ़ाई शुरू हो सकेगी और फिर छात्रों को अपने ही क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिलेगा। उच्च शिक्षा विभाग का मानना है कि इस पहल से नए डिग्री कॉलेजों की शैक्षणिक व्यवस्था मजबूत होगी और फिर छात्रों को बेहतर शैक्षणिक माहौल मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के सभी नए डिग्री कॉलेजों में जल्द से जल्द नियमित कक्षाएं संचालित हों और फिर उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। बिहार के अस्पताल में यह भी होता है, कार्टून के सहारे टूटी हड्डी का इलाज। सुगोली अस्पताल की तस्वीर ने खोली स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल। दरअसल बात है कि बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के सुगोली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने वाला एक तस्वीर सामने आया है, जहां यहां पर पैर की हड्डी टूटने के बाद इलाज के लिए पहुंचे एक घायल युवक के पैर को प्लास्टर या फिर मेडिकल स्प्लिंट की जगह कार्टून गत्ते के सहारे बांध करके प्राथमिक उपचार किया गया। जी हाँ, इस घटना की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। बताइए, अगर पैर टूटती है तो उसमें प्लास्टर या फिर मेडिकल स्प्लिट लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर कार्टन यानी कि गत्ते लगा करके इलाज किया जाता है। मामले के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों ने अस्पताल में आवश्यक चिकित्सा संसाधनों की कमी पर नाराजगी जताई है। रिपोर्ट्स के अनुसार डॉक्टर ने तत्काल प्राथमिक उपचार देने के उद्देश्य से उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल किया है, लेकिन तस्वीर सामने आने के बाद ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। भरत तिवारी इनकाउंटर पर उप मुख्यमंत्री विजेंद्र यादव खूब बरसे, जेडीयू के पंजाब में चुनाव लड़ने की खूब बरसे। दरअसल बात है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजेंद्र यादव ने भरत तिवारी इनकाउंटर मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि किसी भी मामले में कानून का उल्लंघन हुआ है तो फिर निष्पक्ष जांच होगी और फिर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है और सरकार पूरे मामले पर गंभीरता से नजर बनाए हुए है और साथ ही उन्होंने विपक्ष पर इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने का आरोप भी लगाया है। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह का सम्राट चौधरी पर बड़ा हमला, वीडियो में जाने
कह दी बड़ी बात। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तीखा हमला बोलते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि भरत तिवारी इनकाउंटर मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इस पूरे प्रकरण में केवल निचले स्तर के पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने से सच्चाई सामने नहीं आएगी। जहां उनके बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में नई बहस शुरू हो गई है। सुधाकर सिंह ने आरोप लगाया है कि राज्य में लगातार हो रहे इनकाउंटर की न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी या फिर उच्च न्यायालय की निगरानी में होनी चाहिए ताकि पूरे मामले की निष्पक्ष पड़ताल हो सके। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी निशाना साधते हुए कई विवादित टिप्पणियां की है, जिसके बाद उनके बयान को लेकर के राजनीतिक माहौल और गर्म गया है। सुधाकर सिंह के बयान पर सत्ता पक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इसे गैर जिम्मेदाराना बताया है। श्रावणी मेला में हर किलोमीटर पर एक से ज्यादा डॉक्टर, कांवड़ यात्रा के लिए 17 जिलों से बुलाई गई टीम। दरअसल बात है कि विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2026 को लेकर के बिहार स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। सुल्तानगंज से देवघर तक जाने वाली कांवड़िया पथ पर श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 17 जिलों से 129 डॉक्टरों की विशेष टीम तैनात की जाएगी। ये डॉक्टर 30 जुलाई से 28 अगस्त तक मेले के दौरान लगातार अपनी सेवाएं देंगे। इसके अलावा पूरे मार्ग पर 42 अस्थायी स्वास्थ्य शिविर भी बनाए जाएंगे ताकि किसी भी श्रद्धालु को इलाज के लिए परेशानी ना हो। जब स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कांवड़िया पथ पर लगभग हर किलोमीटर पर एक से अधिक डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। सभी स्वास्थ्य शिविरों में डॉक्टरों के साथ नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट और फिर लैब टेक्नीशियन भी मौजूद रहेंगे। श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त दवाइयाँ, ORS, ग्लूकोज, प्राथमिक उपचार की सामग्री और दर्द निवारक दवाइयों की व्यवस्था रहेगी। वहीं पर गंभीर मरीजों को तुरंत अस्पताल पहुँचाने के लिए एम्बुलेंस भी 24 घंटे तैयार रहेंगे। भरत तिवारी की बंदूक पर बवाल, बिहार में कितना आम है कट्टा मिलना। दरअसल बात है कि भरत तिवारी इनकाउंटर मामले के बाद एक बार फिर से बिहार में अवैध हथियारों, खास करके देसी कट्टे को लेकर के बहस तेज हो गई है। वायरल वीडियो में भरत तिवारी के हाथों में कथित तौर पर एक अवैध पिस्तौल दिखाई देने के बाद ये सवाल उठने लगा है कि आखिर बिहार में देसी कट्टा और अवैध हथियार इतनी आसानी से कैसे उपलब्ध हो जाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कई जिलों में अवैध हथियार बनाने और फिर उनकी तस्करी का नेटवर्क बड़े समय से सक्रिय रहा है, जिस पर पुलिस लगातार कार्रवाई करती रही है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक बिहार में समय समय पर अवैध हथियारों की फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ होता रहा है। छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में देसी कट्टे, पिस्तौल, कारतूस और फिर हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि कम कीमत और फिर आसानी से उपलब्ध होने के कारण आपराधिक गतिविधियों में देसी कट्टों का इस्तेमाल अधिक देखने को मिलता है। हालांकि पुलिस का कहना है कि ऐसे नेटवर्क पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और अवैध हथियारों के कारोबार पर रोक लगाने के प्रयास जारी है। भरत तिवारी मामले की जांच अभी जारी है और पुलिस इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि उसके पास कथित हथियार कहां से आया था और क्या उसका कोई वैध लाइसेंस था। इस घटना के बाद बिहार में अवैध हथियारों की उपलब्धता और उन पर नियंत्रण को लेकर के बहस फिर से तेज हो गई है। वहीं पर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अवैध हथियारों से जुड़ी किसी भी जानकारी की तुरंत सूचना प्रशासन को दें ताकि ऐसे नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। बिहार के लाल ने सरकार का भरा खजाना, वित्त वर्ष 2025-26 में वेदांता ने दिया 62,722 करोड़ का बड़ा योगदान। दरअसल बात है कि बिहार के उद्योगपति अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार के खजाने में 62,722 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। कंपनी के अनुसार ये राशि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 13.3% अधिक है। ये योगदान टैक्स, रॉयल्टी, डिविडेंड और फिर अन्य सरकारी भुगतानों के रूप में किया गया है। कंपनी की 11वीं टैक्स ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। वेदांता ने बताया है कि पिछले वित्त वर्ष में कंपनी का प्रदर्शन अब तक का सबसे बेहतर रहा है, जिसका सीधा असर सरकारी राजस्व में भी देखने को मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 10 वर्षों में कंपनी ने सरकार के खजाने में कुल 4,83,034 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। वहीं पर कंपनी की कुल आय का करीब 36% हिस्सा टैक्स और अन्य माध्यमों से सरकार को मिला है। वहीं पर जस्ता यानी कि जिंक कारोबार से सबसे अधिक 19,093 करोड़ रुपए, एल्युमिनियम से 15,788 करोड़ रुपए और तेल एवं गैस कारोबार से 11,697 करोड़ रुपए का योगदान हुआ है। बिहार के मूल निवासी अनिल अग्रवाल की कंपनी का ये योगदान देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को मिलने वाला ये राजस्व बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और फिर अन्य विकास योजनाओं में मददगार साबित होता है। कंपनी ने कहा है कि मजबूत परिचालन और फिर प्राकृतिक संसाधनों के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन की बदौलत ये उपलब्धि हासिल हुई है और आगे भी देश के आर्थिक विकास में योगदान जारी रहेगा।
बिहार में सरकारी बसों का सफर होगा हाईटेक, अब ट्रेनों की तरह तुरंत मिलेगी लाइव लोकेशन। दरअसल बात है कि बिहार में सरकारी बसों से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार सरकार जल्द ही सरकारी बसों में लाइव ट्रैकिंग सिस्टम शुरू करने जा रही है, जहां इस नई व्यवस्था के तहत यात्री अपने मोबाइल ऐप या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बस की रियल टाइम लोकेशन, आगमन का अनुमानित समय और रूट की जानकारी ट्रेनों की तरह तुरंत देख सकते हैं। जहाँ इससे बस का इंतजार करने में लगने वाला समय कम होगा और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। परिवहन विभाग के अनुसार सभी सरकारी बसों में जीपीएस आधारित ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे बसों की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकेगी। इसके अलावा बसों के संचालन की निगरानी के लिए एक आधुनिक कंट्रोल सेंटर भी बनाया जाएगा। इस तकनीक की मदद से बसों का समय पर संचालन सुनिश्चित होगा, यात्रियों को सही जानकारी मिलेगी और फिर परिवहन व्यवस्था पहले से अधिक पारदर्शी एवं आधुनिक बनेगी। वहीं पर सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य बिहार की सार्वजनिक और परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह से हाईटेक बनाना है, जहां आने वाले समय में बस स्टैंडों पर भी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएगी, ताकि यात्रियों को रेलवे और फिर एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं का अनुभव मिल सके। इस नई व्यवस्था से रोजाना सरकारी बसों में यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। गुलाब बाग मंडी में मक्का के दाम स्थिर, अगले सप्ताह बाजार में तेजी के आसार। दरअसल बात है कि पूर्णिया की एशिया की प्रसिद्ध गुलाब बाग मंडी में इन दिनों मक्का के दाम स्थिर बने हुए हैं। कारोबारियों के अनुसार बाजार में मक्का की आवक अच्छी बनी हुई है, जिसके कारण कीमतों में कोई बड़ा उतार चढ़ाव नहीं देखा गया है। कल सुपर क्वालिटी मक्का का अधिकतम भाव 2260 रुपए प्रति क्विंटल तक दर्ज किया गया था, जबकि सामान्य गुणवत्ता की मक्का भी स्थिर दरों पर बिकी। मंडी के व्यापारियों का कहना है कि फिलहाल पर्याप्त आवक के कारण बाजार संतुलित बना हुआ है, लेकिन अगले सप्ताह बाहरी राज्यों से मांग बढ़ने की संभावना है। यदि मांग में इजाफा होता है तो फिर मक्का के दाम में हल्की तेजी देखने को मिल सकती है। किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे बाजार की स्थिति पर नजर रखें और जरूरत के अनुसार ही अपनी उपज की बिक्री करें। आपको बता दूं कि गुलाब बाग मंडी को सीमांचल और कोसी क्षेत्र के किसानों के लिए सबसे बड़ा कृषि व्यापार केंद्र माना जाता है। यहाँ पर प्रतिदिन बड़ी मात्रा में मक्का और फिर अन्य अनाज की खरीद बिक्री होती है। व्यापारियों का मानना है कि यदि मौसम अनुकूल रहा और बाहरी बाजारों से खरीद बढ़ी तो फिर आने वाले दिनों में मक्का के भाव में सुधार की संभावना है। दिल्ली बिहार रूट पर नई सुपरफास्ट ट्रेन 28 जून से शुरू होगी। दरअसल बात है कि दिल्ली और बिहार के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे 28 जून से इस रूट पर एक नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने जा रही है। रेलवे का कहना है कि इस नई ट्रेन के संचालन से दोनों राज्यों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और पहले से चल रही ट्रेनों पर यात्रियों का दबाव भी कम होगा। रेलवे के अनुसार नई सुपरफास्ट ट्रेन दिल्ली और फिर बिहार के प्रमुख स्टेशनों से को जोड़ते हुए नियमित रूप से संचालित होगी। इसमें यात्रियों की सुविधा के अनुसार स्लीपर, एसी और फिर जनरल श्रेणी के कोच उपलब्ध होंगे। ट्रेन का समय और फिर स्टॉपेज इस तरह तय किया गया है कि दैनिक यात्रियों, नौकरी पेशा लोगों, छात्रों और फिर अन्य यात्रियों को अधिकतम लाभ मिल सके। वहीं पर रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन का समय, स्टॉपेज और फिर टिकट की उपलब्धता की जानकारी आधिकारिक रेलवे प्लेटफॉर्म से जांचने की अपील की है। माना जा रहा है कि इस नई सुपरफास्ट ट्रेन के शुरू होने से दिल्ली बिहार रूट पर यात्रा पहले की तुलना में अधिक सुविधाजनक और आरामदायक होगी। बिहार में यूरिया पर प्रशासन का सख्त नियम, 50 से 200 डिसमिल पर एक बैग, 351 से 500 डिसमिल पर 3 बैग मिलेगी खाद। दरअसल बात है कि धान की खेती के मौसम को देखते हुए बिहार के यूरिया की कालाबाजारी रोकने और फिर जरूरतमंद किसानों तक खाद पहुंचाने के लिए प्रशासन ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अब किसानों को आधार कार्ड, भूमि की नवीनतम लगान रसीद और फिर किसान सत्यापन के बाद ही यूरिया मिलेगा। यह साथ ही जमीन के रकबे के अनुसार ही खाद का वितरण किया जाएगा। नए नियम के तहत 50 से 200 डिसमिल जमीन वाले किसानों को एक बैग, 201 से 350 डिसमिल वाले किसानों को 2 बैग और 351 से 500 डिसमिल जमीन वाले किसानों को अधिकतम 3 बैग यूरिया दिया जाएगा। प्रशासन ने उर्वरक विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश दिया है कि बिना दस्तावेजों के किसी भी किसान को यूरिया नहीं दिया जाएगा। सामान्य तौर पर एक किसान को 2 बैग से अधिक यूरिया नहीं मिलेगा, जबकि बड़े जोत वाले किसानों को विशेष परिस्थितियों में अधिकतम 3 बैग तक खाद उपलब्ध कराई जा सकेगी। किसानों को यह भी बताया जाएगा कि फिलहाल दिया जा रहा है यूरिया धान की पहली पटवन के लिए है और दूसरी पटवन के लिए 20 से 25 दिन बाद दोबारा खाद उपलब्ध कराई जाएगी।
बिहार में जमीन रजिस्ट्री हुई महंगी, नए सर्किल रेट लागू होते ही बढ़ा लोगों पर बोझ। दरअसल बात है कि बिहार में जमीन खरीदने वालों के लिए अब रजिस्ट्री कराना पहले की तुलना में महंगा हो गया है। राज्य सरकार द्वारा नए सर्किल रेट लागू किए जाने के बाद जमीन की सरकारी कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जिसका सीधा असर स्टाम्प ड्यूटी और फिर रजिस्ट्री शुल्क पर पड़ा है। नए नियम लागू होने के बाद शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी जमीन की खरीद बिक्री पर पहले से अधिक खर्च करना पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार कई शहरी इलाकों में सरकारी दरों में बड़ी बढ़ोतरी की गई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी सर्किल रेट संशोधित किए गए हैं। इसके कारण अब जमीन खरीदने वाले लोगों को रजिस्ट्री के समय पहले की तुलना में अधिक राशि चुकानी होगी। यह सरकार का कहना है कि नए सर्किल रेट मौजूदा बाजार मूल्य के अनुरूप तय किए गए हैं, जिससे राजस्व बढ़ेगा और फिर संपत्ति के वास्तविक मूल्यांकन में पारदर्शिता आएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि नए सर्किल रेट लागू होने से जमीन खरीदने वालों की लागत बढ़ेगी, हालांकि इससे सरकारी राजस्व में भी वृद्धि होगी। यदि आप बिहार में जमीन या फिर फ्लैट खरीदने की योजना बना रहे हैं तो रजिस्ट्री कराने से पहले अपने जिले के नए सर्किल रेट और फिर रजिस्ट्री शुल्क की जानकारी जरूर प्राप्त कर लें, ताकि अतिरिक्त खर्च का सही अनुमान लगाया जा सके। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान पर एक युवक को थप्पड़ मारने का बड़ा आरोप लगा है। वीडियो वायरल भी हुआ है। अब विभाग ने जांच भी शुरू कर दी है। दरअसल बात है कि किशनगंज रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट जांच के दौरान आरपीएफ के एक जवान द्वारा एक युवक को थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद रेलवे सुरक्षा बल ने मामले का संज्ञान लेते हुए विभागीय जांच शुरू कर दी है। आरपीएफ अधिकारियों ने संबंधित जवान के खिलाफ कार्रवाई की पुष्टि की है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल बात है कि किशनगंज रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट जाँच के दौरान हुए विवाद ने अब तुल पकड़ लिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में आरपीएफ का एक जवान एक युवक को थप्पड़ मारता हुआ दिखाई दे रहा है। जब वीडियो सामने आने के बाद रेलवे सुरक्षा बल की कार्यशैली पर सवाल उठने लगा है। जानकारी के अनुसार पोठिया प्रखंड निवासी राजा यादव अपने दोस्तों जय यादव और फिर देव यादव के साथ उत्तर बंगा एक्सप्रेस से इस्लामपुर से किशनगंज पहुंचे थे। ट्रेन से उतरने के बाद तीनों प्लेटफॉर्म संख्या 2 से स्टेशन के बाहर निकल रहे थे। इसी दौरान प्लेटफॉर्म टिकट की जांच कर रहे आरपीएफ जवान ने उन्हें रोक लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पूछताछ के दौरान किसी बात को लेकर के जवान और फिर युवकों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और तीनों युवकों को आरपीएफ कार्यालय से ले जाया गया। युवकों का आरोप है कि आरपीएफ कार्यालय में उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। इसी दौरान एक जवान ने राजा यादव को थप्पड़ मार दिया। वहां मौजूद एक युवक ने पूरी घटना अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर ली, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद रेलवे प्रशासन हरकत में आ गया है। मामले को लेकर के किशनगंज आरपीएफ प्रभारी एचके शर्मा ने बताया है कि घटना उनके संज्ञान में आई है। उन्होंने स्वीकार किया है कि प्लेटफॉर्म टिकट जांच के दौरान जवान और फिर युवकों के बीच विवाद हुआ था। उनके अनुसार बहस के दौरान कथित रूप से युवकों द्वारा अभद्र व्यवहार किया जाने पर जवान अपना आपा खो बैठा और उसने युवक को थप्पड़ मार दिया। आरपीएफ प्रभारी ने बताया है कि पूरे मामले की विभागीय जाँच शुरू कर दी है तथा संबंधित जवान के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि उन्होंने जांच पूरी होने तक संबंधित जवान का नाम सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया है। इस घटना के बाद रेलवे सुरक्षा बल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। लोगों का कहना है कि यदि किसी यात्री और फिर सुरक्षा कर्मी के बीच विवाद भी हो जाए, तब भी कानून अपने हाथ में लेकर के किसी यात्री के साथ मारपीट करना उचित नहीं माना जा सकता है। दोस्तों, किशनगंज जिला के बहादुरगंज प्रखंड के निवासी एक युवक कंबोडिया की जेल में बंद है। जी हाँ, कंबोडिया की एक जेल में बंद होने की वजह से पूरे परिवार परेशान है, जिसकी वजह से आज कोचाधामन के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम से मुलाकात की है और मास्टर मुजाहिद आलम ने इस मामले पर बड़ी पहल की है। आपको बता दूं कि किशनगंज जिले के बहादुरगंज प्रखंड निवासी एक युवक की कंबोडिया की जेल में बंद होने की खबर सामने आई है। युवक की रिहाई और फिर सुरक्षित भारत वापसी के लिए कोचाधामन के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम ने पहल करते हुए कंबोडिया स्थित भारतीय दूतावास को पत्र भेज करके हस्तक्षेप की मांग की है। दरअसल बात है कि किशनगंज जिले के बहादुरगंज प्रखंड के अंतर्गत झिलझिली गांव निवासी फखरुल आलम के पुत्र जीशान आलम के कंबोडिया की शिनुक जेल में बंद होने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद परिवार की चिंता बढ़ गई है और उसकी जल्द रिहाई को लेकर के प्रयास तेज हो गए हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कोचाधामन के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम ने कंबोडिया में भारत के राजदूत को ईमेल के माध्यम से एक आधिकारिक पत्र भेजा है। पत्र में उन्होंने जीशान आलम के मामले में मानवीय आधार पर हस्तक्षेप करने तथा उनकी रिहाई और फिर सुरक्षित वतन वापसी के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम ने अपने पत्र में जिक्र किया है कि जीशान आलम के परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है और
विदेश में कानूनी सहायता प्राप्त करना उनके लिए बेहद कठिन है। ऐसे में भारतीय दूतावास से अपेक्षा की गई है कि वे मामले की जानकारी प्राप्त करके संबंधित अधिकारियों से समन्वय स्थापित करें तथा भारतीय नागरिक को आवश्यक कानूनी और फिर राजनीतिक सहायता उपलब्ध कराएं। बताया जाता है कि जीशान आलम फिलहाल कंबोडिया के शिनुक जेल में बंद है। हालांकि उन्हें किन परिस्थितियों में किस कारण हिरासत में लिया गया है, जेल में बंद किया गया है और उनके खिलाफ क्या आरोप है, इसे लेकर के अभी तक आधिकारिक रूप से विस्तार से जानकारी सामने नहीं आई है। दोस्तों, बिहार पंचायत चुनाव 2026 की तैयारी कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। यहां पर सितंबर और अक्टूबर में मतदान के संकेत मिले हैं और नए आरक्षण रोस्टर और ईवीएम से ही चुनाव होगा, यानी कि नए आरक्षण रोस्टर जारी किए जाएंगे बहुत जल्द ही और ये चुनाव ईवीएम से ही होगा और 6 पदों के लिए चुनाव होगा। जी हाँ, आपको बता दूं कि बिहार में पंचायत चुनाव 2026 को लेकर के तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है। राज्य निर्वाचन आयोग सितंबर के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर के पहले सप्ताह के बीच चुनाव कराने की तैयारी में जुटा है। इस बार चुनाव कई मायनों में खास होगा क्योंकि सभी 6 पदों पर पहली बार पूरी तरह ईवीएम से मतदान कराया जाएगा और नया आरक्षण रोस्टर भी लागू होगा। जी, हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल बात है कि बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटा है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पंचायत चुनाव सितंबर के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर के पहले सप्ताह के बीच शुरू हो सकते हैं। जब पूरे चुनाव को शांतिपूर्ण और फिर निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए 8 से 9 चरणों में मतदान कराने की योजना बनाई जा रही है। इस बार पंचायत चुनाव में सबसे बड़ा बदलाव मतदान प्रक्रिया को लेकर के होगा। आयोग ने सभी 6 पदों मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, वार्ड सदस्य और फिर पंच के चुनाव में मतपत्र की जगह पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम से मतदान कराने की तैयारी की है। इससे मतदान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तेज होगी। वहीं पर मतगणना में भी कम समय लगेगा और फिर विवादों की संभावना भी घटेगी। चुनाव से पहले पंचायतों के परिसीमन के बाद नया आरक्षण रोस्टर भी लागू किया जाएगा। राज्य की 4000 से अधिक पंचायतों और फिर 55,000 से ज्यादा वार्डों में महिलाओं, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी और पिछड़ा वर्ग यानी कि बीसी के लिए सीटों का नया आरक्षण लागू होगा। नए रोस्टर के कारण कई मौजूदा जनप्रतिनिधियों के चुनावी समीकरण बदल सकते हैं जबकि नए उम्मीदवारों के लिए अवसर भी बढ़ेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने आरक्षण निर्धारण के लिए साल 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाया है। दोस्तों, किशनगंज जिला के कोचाधामन विधानसभा के झांटीबाड़ी में दहेज प्रताड़ना का एक बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ पर एक पत्नी ने अपने पति पर दहेज प्रताड़ना को लेकर के शिकायत की। इसके बाद पति को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जब पत्नी की शिकायत पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है और आरोपी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जी हाँ, किशनगंज जिले में दहेज प्रताड़ना के एक मामले में महिला थाना पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जब पीड़िता ने पति और फिर ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग, मारपीट और फिर घर से निकालने का आरोप लगाया था। जब पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। दरअसल बात है कि किशनगंज जिले में दहेज प्रताड़ना के एक मामले में महिला थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान कोचाधामन थाना क्षेत्र के झांटीबाड़ी निवासी मोहम्मद दिलशाद आलम के रूप में हुई है। आवश्यक पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। यह कार्रवाई आरोपी की पत्नी खुशतबी बेगम द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के आधार पर की गई है। पीड़िता ने 13 मार्च को किशनगंज महिला थाने में लिखित आवेदन देकर के पति सहित ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने, मारपीट करने और फिर घर से निकाल देने का आरोप लगाया था। खुशतबी बेगम ने बताया है कि उसकी शादी करीब 9 साल पहले मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार मोहम्मद दिलशाद आलम से हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि शादी के समय उनके मायके वालों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोना, चांदी, बाइक, फर्नीचर और फिर अन्य कीमती सामान उपहार के स्वरूप में दिए थे। इसके बावजूद भी शादी के कुछ समय बाद से ही दहेज की मांग को लेकर के उन्हें लगातार प्रताड़ित, शारीरिक और फिर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। पीड़िता के अनुसार बेटी के जन्म के बाद पति और फिर ससुराल पक्ष ने 2 लाख रुपए नगद, 2 भरी सोना और 1 बुलेट मोटरसाइकिल की मांग शुरू कर दी। जब उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो फिर उनके अनुसार मारपीट की गई और कथित तौर पर जान से मार देने का प्रयास भी किया गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप से उनकी जान बच गई। बाद में उन्हें घर से निकाल दिया गया, जिसके बाद वे अपने मायके में रहने लगी। दोस्तों, किशनगंज नगर परिषद चेयरमैन को लेकर के एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। किशनगंज नगर परिषद चेयरमैन इंद्रदेव पासवान जी पर यह आरोप लगाए गए कि ब्रेथ एनालाइजर में शराब पिए हुए हैं। हालांकि इसको लेकर अब मद्य निषेध विभाग ने खंडन किया है। मद्य निषेध विभाग ने कहा कि ये सही नहीं है
अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। जी हाँ, दरअसल बात यह है कि किशनगंज नगर परिषद अध्यक्ष इंद्रदेव पासवान को नशे की हालात में पकड़े जाने की सोशल मीडिया पर वायरल खबर को मद्य निषेध विभाग ने पूरी तरह से झूठा और भ्रामक बताया है। दरअसल बात यह है कि किशनगंज में नगर परिषद अध्यक्ष इंद्रदेव पासवान को शराब के नशे में पकड़े जाने की सोशल मीडिया पर वायरल खबर को मद्य निषेध विभाग ने सिरे से खारिज कर दिया है। विभाग की ओर से जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही ये सूचना पूरी तरह से भ्रामक, तथ्यहीन और अफवाह है। विभाग के अनुसार 24 जून की रात फरिंगोला जांच चौकी पर नियमित वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान रात करीब 9:30 बजे एएसआई कृष्णानंद कुमार ने वाहन संख्या WB 73T2231 को जांच के लिए रोका गया। जांच के दौरान वाहन की तलाशी ली गई, लेकिन उनमें से किसी भी प्रकार का अवैध मादक पदार्थ या फिर शराब बरामद नहीं हुई है। इसके बाद वाहन में मौजूद नगर परिषद अध्यक्ष इंद्रदेव पासवान और फिर उनके चालक विक्रम पासवान की ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच की गई। विभाग के मुताबिक दोनों की रिपोर्ट OMG/100 ml यानी कि पूरी तरह से नेगेटिव आई, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि दोनों ने शराब का सेवन नहीं किया था। जांच पूरी होने के बाद दोनों को नियमानुसार वहां से जाने की अनुमति दे दी गई। विभाग ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि फरिंगोला जांच चौकी पर नगर परिषद अध्यक्ष या फिर नगर परिषद से जुड़े किसी भी व्यक्ति को शराब के नशे में गिरफ्तार किए जाने की खबर पूरी तरह से असत्य है। मद्य निषेध विभाग ने यह भी बताया है कि इस तरीके की भ्रामक और फिर झूठी खबरें फैला करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया गया है। ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए पुलिस विभाग से पत्राचार किया गया है। दोस्तों, बहादुरगंज से AIMIM विधायक तौसीफ आलम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में विधायक मुहर्रम जुलूस में शामिल होकर के ढोल बजाते और लठियारी का कर्तव्य करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं तो कुछ इसका विरोध भी कर रहे हैं। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारी इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल बात है कि किशनगंज जिले के बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र के AIMIM विधायक तौसीफ आलम मुहर्रम के अवसर पर निकाले गए जुलूस में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पारंपरिक अंदाज में ढोल बजाया और लठियारी के करतब भी दिखाए। मौके पर मौजूद लोगों ने इसका वीडियो अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में विधायक तौसीफ आलम स्थानीय लोगों के बीच पूरे उत्साह के साथ जुलूस में भाग लेते नजर आ रहे हैं। उनके ढोल बजाने और फिर लठियारी करने के दृश्यों को लेकर के सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कुछ लोग इसे स्थानीय संस्कृति और फिर मुहर्रम की परंपराओं से जुड़ाव का प्रतीक बताते हुए विधायक की सराहना कर रहे हैं। उनका कहना है कि जनप्रतिनिधियों का सामाजिक और फिर धार्मिक आयोजनों में लोगों के बीच मौजूद रहना सकारात्मक संदेश देता है। वहीं पर कुछ लोग मीडिया यूजर्स विधायक के इस अंदाज पर सवाल भी उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जनप्रतिनिधियों को ऐसे आयोजनों में अलग भूमिका निभानी चाहिए। हालांकि ये प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर व्यक्त की जा रही व्यक्तिगत राय है। वहीं पर फिलहाल इस मामले पर विधायक तौसीफ आलम की ओर से कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वीडियो की प्रामाणिकता और फिर उससे जुड़े दावे पर भी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। वीडियो की प्रामाणिकता और उससे जुड़े दावे पर बात किया जाए तो ये वीडियो खुद AIMIM विधायक तौसीफ आलम अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया है। दोस्तों, किशनगंज के 2 अंचल अधिकारी का तबादला किया गया है। यहाँ कोचाधामन और दिगल बैंक प्रखंड के अंचल अधिकारी को तबादला कर दिया गया है। ये दोनों अंचल अधिकारी बदल गए हैं। जी हाँ, पहले जो कोचाधामन और दिगल बैंक में अंचल अधिकारी कार्यरत थे वो अब नहीं होंगे, उनकी जगह कोई और लेंगे। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल बात है कि किशनगंज जिले में राजस्व प्रशासन से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य भर में बड़े पैमाने पर अंचल अधिकारियों यानी कि CO का तबादला कर दिया है। प्रशासनिक फेरबदल के तहत किशनगंज जिले के दिगल बैंक और फिर कोचाधामन अंचल में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सदानंद कुमार को दिगल बैंक का नया अंचल अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं पर कोचाधामन में कार्यरत अंचल अधिकारी प्रभाष कुमार का तबादला पूर्णिया जिले के बनमखी अंचल में कर दिया गया है। वहीं पर सरकारी आदेश जारी होने के बाद दोनों अंचलों में पदभार हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि नए अधिकारी जल्द ही अपने कार्यभार संभालेंगे और नियमित रूप से कामकाज शुरू करेंगे।
किशनगंज के लोगों के लिए ये बदलाव इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि किशनगंज जिले में जमीन और फिर राजस्व से जुड़े कई मामले लंबित समय से लंबित हैं। यह दाखिल खारिज, जमाबंदी सुधार, परिमार्जन, भूमि विवाद और फिर अतिक्रमण जैसी समस्याओं को लेकर के लोग लगातार अंचल कार्यालयों के चक्कर लगाते रहे हैं। वहीं फिर दिगल बैंक में सदानंद कुमार की नियुक्ति के बाद स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि राजस्व संबंधित कार्यों में तेजी आएगी और आम लोगों को पहले की तुलना में बेहतर सुविधा मिलेगी। लोगों का मानना है कि यदि प्रशासनिक स्तर पर पारदर्शिता और फिर समयबद्ध कार्रवाई हुई है तो फिर वर्षों से लंबित कई मामलों का समाधान हो सकता है। वहीं कोचाधामन में प्रभास कुमार के तबादले के बाद अब नए अंचल अधिकारी की नियुक्ति को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई है। स्थानीय लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द नए अधिकारी की तैनाती हो ताकि प्रशासनिक कार्य प्रभावित न हो और लोगों को किसी तरीके की परेशानी का सामना न करना पड़े। आपको बता दूं कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग समय समय पर अधिकारियों का तबादला करता है। इसका उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना, कार्यों में पारदर्शिता लाना और आम जनता को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना होता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि नए अधिकारियों के आने के बाद किशनगंज जिले में राजस्व विभाग के कामकाज में कितना सुधार देखने को मिलता है। दोस्तों, आज मुहर्रम का त्यौहार है और सबसे बड़ा सवाल बहुत सारे लोगों के मन में ये हो रहा होगा कि आखिर मुहर्रम में मातम क्यों मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं करबला की वह दर्दनाक कहानी जिसने इतिहास को ही बदल दिया है। आपको बता दूं कि मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना होता है, लेकिन इसकी पहचान किसी उत्सव या फिर जश्न से नहीं बल्कि त्याग, बलिदान और मातम से जुड़ी हुई है। हर साल जब मुहर्रम का महीना आता है तो लोगों के मन में एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर इसे मातम के रूप में क्यों मनाया जाता है और उत्सव का प्रतीक होते हैं। वही मुहर्रम इतिहास की एक ऐसी घटना की याद दिलाता है जिसने इस्लामिक दुनिया को गहराई से प्रभावित किया है। इस महीने की 10वीं तारीख, जिसे आशुरा कहा जाता है, विशेष महत्व रखती है। इसी दिन करबला की धरती पर पैगंबर हजरत मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए अपनी शहादत दी थी। यही वजह है कि मुहर्रम को शोक, स्मरण और आत्मचिंतन का समय माना जाता है। दुनिया भर के करोड़ों मुसलमान इस दिन को सम्मान और फिर श्रद्धा के साथ याद करते हैं। अब सवाल है कि मुहर्रम क्या है और क्यों खास है। तो आपको बता दूं कि मुहर्रम इस्लामिक हिजरी कैलेंडर का पहला महीना माना जाता है। इस्लाम में इसे 4 पवित्र महीनों में शामिल किया गया है। हालांकि इसका सबसे महत्वपूर्ण दिन आशुरा होता है जो मुहर्रम की 10वीं तारीख को पड़ता है। इस दिन को केवल एक ऐतिहासिक घटना के कारण ही नहीं बल्कि सत्य, न्याय और सिद्धांतों के लिए दिए गए सर्वोच्च बलिदान की याद के रूप में भी देखा जाता है। यही कारण है कि मुहर्रम का महत्व धार्मिक सीमाओं से आगे बढ़कर के मानवीय मूल्यों से भी जुड़ जाता है। अब सवाल है कि आखिर ये विवाद कैसे शुरू हुआ। तो आपको बता दूं कि इस्लामिक इतिहास के अनुसार पैगंबर हजरत मोहम्मद के निधन के बाद मुस्लिम समुदाय के नेतृत्व को लेकर के अलग अलग विचार सामने आए। समय के साथ राजनीतिक और फिर धार्मिक मतभेद बढ़ते गए। दोस्तों, सीमांचल के पूर्णिया से एक प्रेम प्रसंग ने बड़ा मोड़ ले लिया है। शादी के सिर्फ 2 महीने बाद एक विवाहिता अपने पति का घर छोड़ करके सीधे अपने पुराने प्रेमी के घर पहुंच गई और उसके साथ रहने की जिद पर अड़ गई। लेकिन कहानी में नया मोड़ तब आया जब प्रेमी अचानक गायब हो गया। इसके बाद मोहल्ले में घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। आखिर पूरा मामला क्या है और पुलिस का इस पर क्या कहना है, आइए जानते हैं विस्तार से। दरअसल सीमांचल के पूर्णिया जिला से ये ऐसा मामला सामने आया है जिसकी चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। यहाँ पर शादी के महज 2 महीने के बाद एक विवाहिता अपने पति का घर छोड़ करके सीधे अपने पुराने प्रेमी के घर पहुंच गई। उसने साफ कहा कि वह अब अपने प्रेमी के साथ ही रहना चाहती हैं। हालांकि घटनाक्रम ने उस समय नया मोड़ ले लिया जब प्रेमी अचानक वहां से गायब हो गई। ये पूरा मामला पूर्णिया जिला के कस्बा थाना क्षेत्र की फुलबड़िया मोहल्ले का है। जानकारी के अनुसार मोहनी पंचायत की रहने वाली सानिया और फिर फुलबड़िया निवासी करण कुमार के बीच करीब 8 वर्षों से प्रेम संबंध था। दोनों शादी करना चाहते थे लेकिन परिवार की सहमति नहीं मिलने के कारण उनकी शादी नहीं हो सकी। इसके बाद करीब 2 महीने पहले लड़की की शादी कटिहार जिले के एक युवक से कर दी गई। विवाह के बाद भी युवती और फिर उसके पुराने प्रेमी के बीच बातचीत जारी रही। युवती का दावा है कि 14 जून को वह पति का घर छोड़कर के बेंगलुरु पहुंची जहां पर उसका प्रेमी करण कुमार काम करता था। दोनों कुछ दिनों तक साथ रहे और फिर वापस पूर्णिया लौट आए। इसके बाद लड़की सीधे करण कुमार के घर पहुंची और फिर वहीं पर रहने की जिद करने लगी, लेकिन प्रेमी के परिवार ने उसे घर में रखने से इनकार कर दिया। इस बीच करण कुमार भी वहां से अचानक गायब हो गया। लड़की का आरोप है कि प्रेमी के परिजनों ने ही उसे कहीं छिपा दिया है। प्रेमी के गायब होने के बाद भी लड़की उसके घर के बाहर डटी रही। वह बार बार यही कहती रही कि वह अब अपने प्रेमी के साथ ही जीवन बिताना चाहती है।